हेलो एवरीवन, वेलकम टू DLED BR Academy। माय नेम इज़ मानवी शर्मा। तो बच्चों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बहुत सारे MCQs जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है DLED BR Academy। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो नोट्स के लिए आप लोग हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर कमेंट्स में अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा कि किस सब्जेक्ट के नोट्स आपको चाहिए। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या है? यानी कि जो समावेशी शिक्षा है वो क्या है? सभी बालकों और व्यक्तियों को शिक्षा के समान अवसर देना। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, या फिर दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। बताइए क्या है समावेशी शिक्षा? तो बच्चे, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी बालकों को, व्यक्तियों को शिक्षा के समान अवसर देती है। उस समावेशी शिक्षा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे किस जात से हैं, किस अक्षमता से वो ग्रसित हैं, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समावेशी शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि सबका समावेशन हो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, ऑप्शन बी माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना, ऑप्शन सी भेदभाव रहित शिक्षा, ऑप्शन डी असमावेशन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जब हम समावेशन ही कर रहे हैं तो असमावेशन उसका अपोजिट सिद्धांत कैसे हो सकता है? तो क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है कि सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो असमावेशन इसका आंसर जो है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए समावेशन, ऑप्शन बी शिक्षा की मुख्य धारा, ऑप्शन सी सामान्यीकरण, या ऑप्शन डी फिजूल खर्ची। तो बताइए बच्चों, जो समावेशी शिक्षा है उसकी प्रक्रिया में इनमें से कौन सी चीज़ है जो शामिल नहीं होती है? देखिए, समावेशन तो शामिल होता ही है, क्योंकि सभी बच्चों का हम लोग समावेशन करवाते ही हैं। शिक्षा की मुख्य धारा भी है, ये सामान्यीकरण भी इसमें होता है। तो क्या नहीं होता है इसमें फिजूल खर्ची नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है वो लेस कॉस्टली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में किसका सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था का, ऑप्शन बी माता पिता के सहयोग का, ऑप्शन सी स्कूली वातावरण का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो किसका सहयोग होता है समावेशी शिक्षा में? तो बच्चे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, माता पिता का सहयोग सबसे ज़्यादा होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, माता पिता का सहयोग, क्योंकि जब पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं मेन रूप से, तो अगर माँ बाप ही बच्चों को सहयोग नहीं करेंगे तो बच्चा बिल्कुल भी आगे नहीं पढ़ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, ऑप्शन बी बालकों में नैतिक मूल्य का संचार, ऑप्शन सी बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो हैं वो उसके उद्देश्य हैं। देखिए, शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, ये भी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। बालकों में नैतिक मूल्य का संचार हो, ये भी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी इसका एक उद्देश्य ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते। गलत बात। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि
सभी बच्चों को नियमित जो रेगुलर नॉर्मल स्कूल्स होते हैं वहाँ पे सभी बच्चों को एडमिशन वहाँ पे मिलना चाहिए, वहाँ पे सभी को एजुकेशन एक समान रूप से मिलनी चाहिए। और अगर किसी को कुछ हेल्पिंग एड्स की ज़रूरत है वो उसको ज़रूर प्रोवाइड करवा देनी चाहिए ताकि वो अपनी एजुकेशन को और बेहतर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है, बताइए क्या आवश्यकता होती है? सामान्य मानसिक विकास के लिए आवश्यकता होती है समावेशी शिक्षा की, शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास के लिए, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा है तो वो किसी भी रूप में ह्रास तो किसी भी चीज़ का वो कर नहीं सकती। बालकों में अकेलेपन की भावना के विकास के लिए, बिल्कुल गलत आंसर है। शिक्षा कभी अकेलेपन की भावना का विकास नहीं कर सकती, क्योंकि शिक्षा हमेशा साथ में रहकर ही सीखी जाती है, चाहे टीचर्स के साथ हो चाहे बच्चों के साथ हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो समावेशी शिक्षा है वो सामान्य मानसिक विकास के लिए होती है, इसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इससे सामान्य मानसिक विकास जो है वो हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, समेकित शिक्षा यानी कि समावेशी शिक्षा इंगित करती है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि हो। गलत बात है, क्योंकि सभी को हम एक समान शिक्षण विधि से नहीं पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए जिस विधि से हम किसी ब्लाइंड चाइल्ड को पढ़ा रहे हैं उसी विधि से हम किसी डीफ या डम चाइल्ड को तो नहीं पढ़ा सकते ना। सभी के लिए शिक्षण प्रणाली है वो अलग अलग तरीके से, शिक्षण विधि जो है अलग अलग तरीके से बनाई जाती है बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार। तो ये तो आंसर आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि एक ही स्कूल की यहाँ पे बात की जा रही है, कोई विशेष स्कूल की यहाँ पे बात की नहीं जा रही है। नेक्स्ट ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, ये गलत है, पृथक स्कूल हमें नहीं करना है। सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा, फिर से वही बात हो गई, एक समान चीज़, एक समान सुविधा, एक समान शिक्षण विधि, ये तो ऑप्शन ए जैसा ही हो गया। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी सभी बच्चों के लिए एक ही तरह का स्कूल हो, जहाँ पर उनकी विशेष आवश्यकता अनुसार उनको ज़रूरतें प्रोवाइड की जाए, उनकी शिक्षा को बेहतर बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध होता है। बताइए बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें जो है विद्यार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना जो भी अधिगम परिणाम होते हैं उनको सुधारने के लिए उसमें बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। बताइए, जो विद्यालय में समावेशन होता है वो किस चीज़ पर मुख्यतः केंद्रित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो विशिष्ट श्रेणी वाले बालक होते हैं उनके लिए जो ज़रूरी छोटे से भी छोटा जो प्रावधान है, ज़रूरी चीज़ें हैं, उनका भी निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, किसके साथ? अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में, बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विश्वविद्यालयों में, या विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। यानी कि हमें बच्चों को अलग नहीं करना है, जो स्पेशल नीड्स चाइल्ड हैं, स्पेशल नीड वाले चाइल्ड हैं, उनको भी नॉर्मल चाइल्ड के साथ हमको शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सफल समावेशन को निम्नलिखित किसकी आवश्यकता होती है? सिवाय
पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक्करण, क्योंकि इसमें सवाल पूछा है तो पृथक्करण हमें बच्चों का करना ही नहीं होता, उन्हें अलग नहीं करना होता, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है? किसके संदर्भ में बताइए? विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम? तो बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो भी शिक्षा है वो बच्चों के ही इर्द गिर्द घूमती है, तो ये शिक्षा जो है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? बताइए कितने महीने से कितने महीने तक के जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं? 12 से 18, 18 से 24 महीने का, या 24 महीने से 30 महीने का, या फिर 30 महीने से 36 महीने का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 से 24 महीने का बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ की अवधारणा दी गई थी, बताइए किसके द्वारा? गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, या फिर टर्मन के द्वारा? बताइए। तो बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टर्न के द्वारा। और कब दी गई थी? 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सृजनात्मकता को अवधारणा से संबंधित माना जाता है? किस अवधारणा से संबंधित माना जाता है? बताइए। क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को किस अवधारणा से संबंधित माना जाता है? द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच या विविध सोच? तो बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विविध सोच, यानी कि डाइवर्सिफाइड थिंकिंग जिसको कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसको कहते हैं, वो इसका सही आंसर है। क्रिएटिविटी किसकी अवधारणा को मानता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग को। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आंकलन शिक्षकों की सहायता करता है? किस चीज़ में सहायता करता है? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में? समूह नहीं बनाना भाई, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो इसका जो बेहतरीन आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, यानी कि जो भी शिक्षण विधि जो टीचर अपना रहा है वो कितना प्रभावी रहा, इसका मूल्यांकन करने के लिए अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित हैं? सामाजिक संतुलन पर, समता एवं समान अवसर पर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण पर, या फिर विश्व बंधुता पर? बताइए। तो बच्चों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समता एवं समान अवसर पर, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाते हैं और सभी बच्चों को समान रूप से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? बताइए। ये जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, PWD राइट टू PWD एक्ट है, वो किस वर्ष में लागू हुआ था? 1992 में, 1995 में, 1999 में, या फिर 2016 में? बताइए। तो बच्चों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2016। RPWD एक्ट जो है वो 2016 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। वर्गीकृत, अगेन ये नेगेटिव वर्ड आ गया, वर्गीकृत कर दिया। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। ये बिल्कुल सही आंसर है कि जहाँ पर बहुत विविधता वाले बच्चे हैं वहाँ पर विभिन्न शिक्षण अधिगम शैली उनको जो है शिक्षक को आनी चाहिए और वो उसमें प्रशिक्षित हो अच्छी तरह से। तो यही आपका सही आंसर है। बाकी दो ऑप्शंस पढ़ भी लेते हैं। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। ये इसका सही आंसर नहीं है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। बताइए कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा अधिकारों को ये सुनिश्चित करता है?
6 से 18 वर्ष तक के लिए, 3 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के लिए, या फिर 6 से 22 वर्ष तक के लिए। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, 6 से 18 वर्ष तक के लिए। ठीक है, तो आज के लिए आपके इतने ही क्वेश्चंस थे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।